अब बात करते हैं बदलते भारत की। इस शो में हम आपको टाइम मशीन में बैठाकर आज से 50 साल पहले के भारत में लेकर चलेंगे। मतलब हम आपको उस दौर में लेकर जाएंगे जब भारत में राजनीति से लेकर राष्ट्रनीति के नए अध्याय शुरू हुए थे। हम अपनी कहानी इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा के दौर से शुरू करके मोदी है तो मुमकिन है तक लेकर आएंगे। हम आपको उस दौर में भी लेकर चलेंगे जहां विकसित भारत का सपना साकार होगा। बदलते भारत के हर बड़े मुद्दे जो अपने अपने दशक में छाए रहे, आज उनकी भी बात करेंगे। 50 साल बाद 2025 में हम बात करेंगे द रीमेकिंग ऑफ इंडिया की। भारत ने डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। 2026 में हम कहां खड़े हैं, उस बारे में आज हम बात करेंगे और 5 दशक को कवर करेंगे। 1975 से 1985 के टर्बुलेंट ईयर मतलब अशांत सालों की बात करेंगे। फिर 1985 से 95 कंसेक्शनल डिकेड यानी छूट वाले सालों की बात करेंगे। उसके बाद 1995 से 2005 ग्लोबलाइजेशन एंड कोएलिएशन दौर की बात भी होगी। 2005 से 2015 बूम एंड क्राइसिस वाले दौर की बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे 2015 से 2025 वाले मॉडर्न इंडिया की। अब चलिए इन दशकों के डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं दशक 1 से, यानी 1975 से 1985 वाले भारत का सबसे टर्बुलेंट दशक था। अस्थिरता, उथल पुथल, परिवर्तन और अनिश्चितता का दशक था। इस दशक में इतने उतार चढ़ाव हुए कि भारतीयों ने भारत को जाना। यह दशक आपको भी जानने की जरूरत है। यह दशक राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, जिसमें सिविल लिबर्टी सस्पेंड हो गई, अपोजिशन लीडर्स जेल गए और प्रेस पर सेंसरशिप आई। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन का आंदोलन चलाया, जिसने हजारों को सड़कों पर ला दिया। 1977 में इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए, जहां कांग्रेस की पहली बार हार हुई। जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अस्थिर रही। 1980 में इंदिरा की वापसी हुई, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में उनकी हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए और युवा लीडरशिप आई। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश प्रेम की लहर के चलते कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला। इस प्रचंड बहुमत की लहर में सारे विपक्षी दल बह गए, लेकिन ये वो दौर था जिसके बाद कांग्रेस आज तक कभी वापस उस बहुमत के आंकड़े को छू भी नहीं पाई। लेकिन इस दौर में और भी बहुत कुछ हुआ। इस दौर में सोशल कल्चरल चेंजेस आए, फिल्मों का दौर आया, खेलों का जोर आया। सिनेमा में एंग्री यंग मैन का राइज हुआ। अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन को दिखाया। अंगूर, दीवार, ये वो फिल्में हैं जिन्होंने सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन दिखाई। इसी दौर में 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत ने नेशनल प्राइड बढ़ाया। लेकिन इस दौर में इकोनॉमिकली भारत अभी ग्लोबलाइज्ड नहीं हुआ था। लेकिन ये वही दौर था जब जर्नलिज्म में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग शुरू हुई। भारत बदला, डेमोक्रेसी मजबूत हुई, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। ये इमरजेंसी ईयर्स थे, जहां फियर के बीच स्टोरी टेलिंग सीखी गई। ये दौर इंदिरा और राजीव के नाम रहा। इसके बाद दशक आया 1985 से 1995 का। इसे भारत का सबसे कंसेक्शनल दशक कहा जाता है। यह दशक रिफॉर्म्स और कंट्रोवर्सी से भरा था। 1987 में बोफोर्स स्कैंडल ने राजीव गांधी की इमेज को खराब कर दिया। यह पहला बड़ा करप्शन केस था जो मीडिया ने एक्सपोज किया। इसी दौर में आतंकवाद मजबूत हुआ। 1989 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के बाद 5 आतंकवादियों की रिहाई से घाटी में अपहरण और हत्या का दौर चल गया। इसी दशक में जातिवाद का संग्राम शुरू हुआ। 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ, जिसने ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया और सोशल जस्टिस डिबेट शुरू की।
जहां एक तरफ ये दौर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ ये दशक बहुत बड़े बदलाव का भी साबित हुआ। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया। एफडीआई के दरवाजे खोल दिए गए, लाइसेंस राज खत्म हो गया और भारत ग्लोबल मार्केट में आ गया। लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ने कम्युनल टेंशन बढ़ा दी। उसके बाद 1993 बॉम्बे ब्लास्ट ने एक बार फिर से देश को हिला दिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई, कोएलिशन पॉलिटिक्स शुरू हो गए। कल्चरल चेंज, टीवी का राइज का दौर भी उसके बाद शुरू हुआ। रामायण महाभारत ने घर घर में टीवी को पहुंचा दिया। भारत का देसी हीरो शक्तिमान घर घर में छा गया। 1992 में केबल टीवी की शुरुआत ने भारतीय टेलीविजन परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बॉलीवुड में रोमांटिक एरा आ गया, जिसका जिक्र विदेशों में भी हुआ। इसी दौर में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने अपनी अलग ही कहानी लिख दी। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म बन गई, जो मुंबई के मराठा मंदिर में लगातार 600 हफ्तों तक चली। ये एक विश्व रिकॉर्ड था। 13 अप्रैल 2007 तक ये फिल्म थिएटर से नहीं उतरी। अब आपको जानना चाहिए 1990 से 2000 के बीच में इसी दौर में इकोनॉमी ओपन हुई और जीडीपी ग्रोथ 6% ज्यादा हुई। मैच फिक्सिंग विवाद के बाद गांगुली को कमान मिल गई। सौरव गांगुली ने युवा क्रिकेटर्स को आगे बढ़ा दिया। सहवाग, लक्ष्मण जैसे क्रिकेटर उभर गए। अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लिए। ये बदलते भारत का 1990 से 2000 का वो दौर हम आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको डिटेल में काफी कुछ पता चल रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वीवीएस लक्ष्मण ने हारी बाजी पलट कर दिखा दी, लेकिन सोशल डिवाइड बढ़ गया। इस वक्त में ये दौर बड़े उथल पुथल वाला दौर था, क्योंकि इसी दशक में बाबरी और बोफोर्स जैसी स्टोरीज सामने आई थी। इसी दौर ने अटल युग की शुरुआत की, पटकथा लिख दी थी, जो शुरू तो 1995 के बाद हुआ, लेकिन उसकी नींव इसी दौर में पड़ चुकी थी। तो चलिए अब आपको 3 दशक में लेकर चलते हैं। फिर आया 1995 से 2005 के ग्लोबलाइजेशन और कोएलिशन का राइज। यह दशक न्यूक्लियर पावर और वॉर से मार्क्ड रहा। 1998 में पोखरण में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत मई 11 और 13 को 5 सफल परमाणु परीक्षण पोखरण 2 किया, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लेकिन कई देश, जिसमें अमेरिका, जापान द्वारा सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन भारत पर इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। इस न्यूक्लियर टेस्ट ने भारत को न्यूक्लियर क्लब में डाल दिया। इसके बाद 1999 में यानी करगिल वॉर में पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया, जिससे नेशनल यूनिटी बढ़ गई। फिर 1999 में IC-814 हाईजैक ने टेररिज्म इशू हाईलाइट कर दिया, जिसके बाद भारत में 1996 से 98 में अनस्टेबल गवर्नमेंट रही। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 से 2004 तक एनडीए सरकार रही। 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2002 गोधरा राइट्स भी इसी दशक में हुए। जहां एक तरफ ये दौर राजनीतिक उथल पुथल का था, तो वहीं ये दौर आर्थिक तौर पर भारत के लिए नई कहानी लिखने वाला था। इसी दौर में भारत ने अर्थव्यवस्था, अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की, तो भारत की अर्थव्यवस्था ने बंद से खुलेपन का सफर शुरू किया। आईटी बूम और Y2K वाला भी यहीं से दौर शुरू हुआ था। Y2K 2000 की एक संभावित कंप्यूटर समस्या थी, जिसे मिलेनियम बग भी कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम साल 2000 में जाने पर गड़बड़ा जाते। भारत के आईटी पेशेवरों ने इस समस्या को ठीक करने में अहम भूमिका निभाई, जिसने भारतीय आईटी उद्योग को वैश्विक पहचान मिली और विदेशों में भारतीय इंजीनियर्स की मांग भी बढ़ गई। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन से मिडिल क्लास ग्रोथ का यही दशक था। अब आपके लिए समझना जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन का दशक। ये दौर सिर्फ आर्थिक ही नहीं,
फिल्मों का खेल का भी दौर था। इस दौर में भारत ने खेलों में भी दुनिया में धमक दिखाई और भारतीय फिल्मों ने ऑस्कर तक अपनी दस्तक दे दी। बॉलीवुड ग्लोबल हो गया। लगान ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए गई। क्रिकेट में सौरव गांगुली का एरा चला, जिसने भारतीय टीम में खेलने का नया जुनून पैदा कर दिया। इसी दौर में भारत ग्लोबल प्लेयर बना, लेकिन सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का दशक रहा, जहां कोएलिएशन और ग्लोबलाइजेशन ने न्यू इंडिया को शेप दी। इसके बाद आया वो दशक जिसने दुनिया के इतिहास में भारत की क्या ताकत है इसको दिखा दिया। यह दशक है 2005 से 2015 के बीच का। यह दशक ग्रोथ और स्कैंडल से भरा था। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए पावर में आई। 2005 से 2008 में इकोनॉमिक ग्रोथ शानदार रही। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने हिट कर दिया। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले हुए। 2011 में अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट चला। इस मूवमेंट से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। 2012 निर्भया केस ने विमेन सेफ्टी डिबेट शुरू कर दी। 2014 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और फिर क्रांति की नई कहानी शुरू हो गई। फिर मोदी युग आ गया। इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया गया। यह दशक भारत के लिए रिफॉर्म्स, डिजिटल क्रांति और ग्लोबल राइज का रहा। सबसे खास बात यह है, मोदी के जब दौर की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपने जरूर देखा चुनौतियों से पार पाता हुआ भारत कैसे आगे बढ़ता रहा। 1975 से 2025 तक भारत गरीबी से प्रॉस्पेरिटी, क्लोज्ड से ओपन इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से स्टेबल डेमोक्रेसी में बदल गया। जीडीपी 1975 में 300 बिलियन से 2025 में 5 ट्रिलियन हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 से 70 प्लस साल हो गई है। लिटरेसी 35% से 80% तक पहुंच गई है। भारत ने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अब मोदी युग की बात करनी बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन देखने के लिए मिले हैं। देश ने घोटालों से बाहर निकलकर मोदी पर भरोसा जताया। पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार को प्रचंड बहुमत मिला। लोगों ने भरोसा किया, मोदी है तो मुमकिन है। अब उस दशक की बात करनी होगी जो कहलाया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म्स का दशक। यह दशक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। आर्थिक सुधार, डिजिटल रेवोल्यूशन आया, सोशल चेंज और ग्लोबल पावर बनने की राह पकड़ ली। सबसे खास बात, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई, जिससे बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिला और बेटियों ने हर फील्ड में इतिहास रच के दिखाया। इस बार तो भारत की बेटियों ने विश्व कप तक अपना नाम कर लिया है। मोदी युग में आधार और यूपीआई का फाउंडेशन रखा गया। भारत ग्लोबल स्टेज पर मजबूत हुआ। ओबामा रिपब्लिक डे गेस्ट के रूप में आए। रिपब्लिक डे पर 2016 में नोटबंदी से ब्लैक मनी पर अटैक करके आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया गया। 2017 में जीएसटी लॉन्च, वन नेशन वन टैक्स से टैक्स के मायाजाल को खत्म किया गया। 2016 में यूपीआई शुरू हुआ, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया है। 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख कवर देश के आम आदमी को दिया गया। ये मोदी युग में ही मुमकिन हुआ है। मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक बैन कर उन्हें न्याय देने का काम किया गया। मोदी के कड़े और बड़े फैसले लेने की वजह से 2019 लोकसभा में बीजेपी की लैंडस्लाइड जीत हुई। आतंकवाद ने जब सर उठाया तो उसे कुचलने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी गई। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 2019 में आर्टिकल 370 को रद्द किया गया। अलगाववादियों को जेल में डाल दिया गया। जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेशन कर नया यूटी सिस्टम लागू कर दिया गया, जिससे लद्दाख का भला हुआ। 2020 से 2021 में पीएम मोदी के लॉकडाउन के साहसिक कदम से कोरोना महामारी को हरा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। 200 करोड़ से ज्यादा डोज देशवासियों को लगाई गई और दुनिया के गरीब देशों को भी बांटी गई।
महामारी से उबरने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया ताकि व्यापारियों को मुश्किल हालात से निकलने में मदद मिले। इस दौरान कई चुनौतियां भी आईं, जैसे 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद 3 कानून वापस ले लिए गए। 2022 से 2023 में अग्निपथ योजना लाई गई, जिसका विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन अब देश को उस फैसले की अहमियत पता चल रही है। 2023 में चंद्रयान 3 का सफल अभियान भी मोदी युग में ही कंप्लीट हुआ। चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हुई। भारत दुनिया का चौथा देश बना जो चंद्रमा पर पहुंचा। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी की तस्वीरें दुनिया देखकर दंग थी। तब भारत की ग्लोबल लीडरशिप को दुनिया ने माना है। इसी दौरान विमेंस रिजर्वेशन बिल पास हुआ। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया। 500 साल बाद रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए। 2024 में लोकसभा चुनाव में एनडीए का थर्ड टर्म देखने के लिए मिला। जीएसटी 2.0 सिंपल 5% और 18% स्लैब किया गया। ये रिफॉर्म्स का पीक ईयर कैसे है 2025, अब हम आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे खास बात यह है, लेबर कोड्स फुल इंप्लीमेंट किए गए। इनकम टैक्स रिलीफ से 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया। 100% एफडीआई से आम आदमी को सस्ता इंश्योरेंस पहुंचाया। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट पार्टिसिपेशन शुरू किया गया। ये आप देख रहे हैं 2025 रिफॉर्म का पीक ईयर कैसे रहा है। सबसे खास बात यह है कि कई देशों के साथ ट्रेड डील्स भी हुई हैं। यूके, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ एफटीए किया। ग्रामीण रोजगार को 100 से 125 दिन किया। जहां सारी दुनिया की जीडीपी गर्त में है, वहीं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस वक्त 7 to 8% है। जापान को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। स्टार्टअप बूम हुए हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स तैयार हुए हैं। देश में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने कई ऐतिहासिक और शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुई। ये बदलाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में आए हैं, जिन्होंने देश की दिशा को बदल दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का बनना और पीएम द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, ये सदियों पुराने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान था, जो पहले कभी संभव नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म कर इसे पूरी तरह भारत में एकीकृत किया गया, जो आजादी के बाद पहली बार हुआ। इससे विकास के नए दरवाजे खुले और आतंकवाद में कमी आई। पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान, जो धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ितों के लिए पहली बार स्पष्ट नीति बनी। 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले गए, जो गरीबों को पहली बार फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया। दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग प्रोग्राम है। मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड एफडीआई आया, जो भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाता है। और पहले सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आया है। तो इस तरह से रहा है 2025 तक का ये पूरा सफर।